नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास लूट के बाद पार्ट 3। अगले दिन सुबह दरवाजा थपथपाए जाने की आवाज सुनकर उन दोनों की नींद टूटी। कौन है? देवराज चौहान दरवाजे के पास पहुंचकर बोला। भले आदमी, मैं हूं। बाहर से सतीश रखेजा की आवाज आई। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला तो रखेजा ने फुर्ती से अंदर प्रवेश किया। कमाल है, 10 बज रहे हैं, तुम लोग अभी तक सोए पड़े हो। मैं तो दरवाजा पीट पीट कर थक गया। अरे, तुम दोनों के चेहरों को क्या हुआ? खरोंच सी लगी है और अपने साडू साहब के तो गाल पर चोट भी लगी नजर आ रही है। उसका इशारा जगमोहन की तरफ था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, कल रात को आते समय हमारी टैक्सी खंबे से टकरा गई। टैक्सी ड्राइवर लापरवाही से टैक्सी चला रहा था। कल का दिन ही मनहूस था। रखेजा ने अपने हाथ में पकड़े अखबार की तरफ इशारा किया। यह देखो, अखबार में लिखा है कि पूसा रोड पर कल शाम अंधेरे में कार उलट गई। 3 तो बचकर बाहर निकल गए और बाकी के 4 की लाशें कार में मिली, जिनमें से एक के गले में चाकू धंसा हुआ था। कार से बच निकलने वाले तीनों खिसक गए। पहले 2 भागे और फिर तीसरा भी चुपचाप भीड़ से गायब हो गया। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें मिली। तुम ऑफिस नहीं गए? आज मूड नहीं था, बीवी को घुमाने ले जाना है। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठकर अखबार में निगाहें दौड़ाने लगा। पूरी खबर पढ़ी, फिर पेज पलटा। तभी उसकी निगाह अखबार के काटे हिस्से पर पड़ी। यह तो आज का अखबार है। तो अखबार के बीच में से क्या काट रखा है? रखेजा ने अखबार पर निगाह मारी, फिर हंसकर बोला, मेरी साली ने काटा है। दरअसल इश्तेहार आया था कि लोगों के चेहरे वाले केक बनाने वाले एक्सपर्ट की जरूरत है। तनख्वाह 10,000 रुपए महीना। तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरी साली चेहरे वाला केक कितनी खूबसूरती से बनाती है। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें मिली। इश्तिहार देने वाला कौन था? जगमोहन ने पूछा। आसफ अली रोड पर ब्लू स्टार होटल है, वहीं का पता था। इश्तिहार में साली के दिमाग में भी जाने क्या आया। कहने लगी, इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाकर ही रहेगी। अखबार से कटिंग काटी और चली गई। चली गई कहाँ? जगमोहन के होठों से निकला। वहीं ब्लू स्टार होटल। मुझे क्या, जो मन में आए करे। रखेजा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, अब मैं चलता हूँ, बीवी इंतजार कर रही होगी, आज घूमने का प्रोग्राम है। रखेजा कहकर हंसा और आंखों में चढ़ा रखी ऐनक की खुरचन उतारकर उसे पुनः आंख में लगाकर जेब से चाबी निकालकर टेबल पर रख दी। जब मेरी साली आए तो उसे चाबी दे देना, मुझे जरा आने में देर हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, शाम को मिलूंगा, तब बाजी भी लगाएंगे। कहने के साथ ही रखेजा बाहर निकल गया। निजाम ने जाल के तौर पर अखबार में इश्तिहार दिया और पंछी उसमें जा फंसा। कई पलों की खामोशी के बाद देवराज चौहान बोला, रखेजा की साली होटल में पहुंचने वाली होगी। उसके पहुंचने की देर है कि निजाम को हमारे बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ निजाम के आदमी हथियारों सहित आ धमकेंगे। निजाम के चेहरे वाला केक उसी ने बनाया था। यह बात तो वह निजाम को देखते ही बता देगी। जगमोहन दांत भींचकर कह उठा, अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। हमें फौरन यह जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जाएंगे कहाँ? यहाँ से तो निकलो, कहाँ जाना है यह बाद में सोचेंगे। आधे घंटे बाद ही देवराज चौहान और जगमोहन अपने जरूरी सामान के साथ उस मकान से बाहर थे। उन्हें गए घंटा ही बीता था कि आदमियों से भरी 6 कारें वहां आकर रुकी। सबके हाथ में हथियार थे। उनके हाव भाव बेहद खतरनाक थे, साथ में देशराज था। देखते ही देखते उन्होंने मकान को घेर लिया, परंतु पंछी तो उड़ चुके थे। जीतकर भी निजाम हार गया। भला हो खुरचन उतारने वाले रखेजा का, जो सही समय पर अखबार लेकर देवराज चौहान और जगमोहन के पास आ पहुंचा था। वहां से निकलकर देवराज चौहान और जगमोहन ने रजौरी गार्डन के पेट्रोल पंप के पास मोड़ पर बने सूर्या होटल में डेरा जमाया। नहा धोकर दोनों फ्रेश हुए तो वेटर कॉफी के 2 प्याले रख गया। जगमोहन, देवराज चौहान कॉफी का घूंट भरने के पश्चात बोला, हम लोग बाल बाल बचे हैं, लेकिन यह हर बार नहीं होगा। कभी भी निजाम के आदमियों के हत्थे चढ़ जाएंगे। निजाम हद से ज्यादा चालाक है। वह बहुत सोच समझकर ठोस कदम उठाता है और हमें भी सोच समझकर ठोस कदम ही उठाना चाहिए। एक ही ऐसा वार निजाम पर करना चाहिए
कि उसे संभलने का मौका ही न मिले। कैसा वार? इस बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। सबसे पहले हमें निजाम के बारे में जानकारी इकट्ठी करके उसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी, उसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा। अब हमारा निशाना निजाम ही होगा। छोटे मोटे वार करके हम निजाम को संभलने और उसे तैयार होने का मौका देंगे, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जगमोहन ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। आज से ही हमें निजाम के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर देनी चाहिए। तुम जरा रामलाल के बारे में मालूम करना, वह वहीं पर है या हमें बचता पाकर निजाम की टांगों में जा घुसा है। देवराज चौहान के जबड़े कस गए। हमसे धोखेबाजी की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। रामलाल अपने घर से गायब था। 2 दिनों की मेहनत के पश्चात उन्हें निजाम की बहुत बड़ी कमजोरी के बारे में पता चला। बहादुरगढ़ के पास निजाम का फार्म था। फार्म क्या, पूरी अय्याशगाह थी। उसमें उसने कृष्णा नाम की खूबसूरती की मालकिन जवान युवती को रखा हुआ था। कृष्णा निजाम की सब कुछ थी। माँ बाप, भाई बहन, औलाद और बीवी जैसा महत्व रखती थी। निजाम उस पर बुरी तरह मरता था। 4 सप्ताह में से 1 सप्ताह कृष्णा के साथ फार्म पर रहता था। निजाम के फार्म के बारे में मालूम किया गया। फार्म क्या, छोटा मोटा किला था। उसमें प्रवेश पाना संभव नहीं था। देवराज चौहान ने फार्म पर मौजूद विशाल बंगले के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। जगमोहन, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, हम निजाम पर इसी फार्म के बंगले पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा के इंतजाम इतने हैं कि हम अकेले ही कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें साथी चाहिए होंगे। जगमोहन प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। कम से कम 3 साथी, जिनमें से एक तालों को खोलने में एक्सपर्ट होना चाहिए, इतना एक्सपर्ट कि हाथ लगाते ही ताला खोल दे। बाकी के 2 हिम्मत वाले, हर तरह के खतरे का मुकाबला करने वाले होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो 3 व्यक्ति हमें चाहिए, पूरे तौर पर विश्वसनीय होने चाहिए। 3? जगमोहन मुस्कुराया। इसका मतलब तुमने प्लान बना लिया है? हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मोटे तौर पर प्लान बना लिया है। तुम इन 3 आदमियों को तलाश करो, तब तक मैं अपने प्लान पर गौर करूंगा। निजाम के फार्म वाले बंगले के बारे में और जानकारी इकट्ठी करूंगा। जब तुम 3 आदमियों को तलाश कर लोगे, तब हमारा काम शुरू हो जाएगा। तीनों भरोसेमंद, विश्वास के काबिल होने चाहिए। अच्छी तरह चेक करने के बाद ही इन पर भरोसा करना है और इन लोगों को अंत तक नहीं बताना है कि उनसे निजाम के खिलाफ काम लेना है या लिया जा रहा है। मैं इन तीनों को तलाश कर लूंगा, बात तुम कर लेना। ठीक है, शुरू हो जाओ। काम जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होगा। 2-3 हफ्तों से निजाम फार्म पर कृष्णा के पास गया नहीं है और अब वह कभी भी वहां जा सकता है। जगमोहन अपने काम पर लग गया। देवराज चौहान सूर्या होटल से निकला और करीब ही स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के पब्लिक बूथ में पहुंचा और कालू दादा से हासिल किया होटल ब्लू स्टार का निजाम का नंबर डायल किया। घंटी बजी। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया। हेलो, देवराज चौहान के कानों में भारी भरकम आवाज पड़ी। कौन बोल रहा है? देवराज चौहान बोला। तुम्हें किससे बात करनी है? गुर्राती आवाज उसके कानों में पड़ी। निजाम से। लाइन पर क्षण भर की चुप्पी के पश्चात आवाज उभरी। कौन हो तुम? बिहारी लाल, निजाम को फोन पर लाओ। बोल रहा हूं, हम निजाम ही बोल रहे हैं। निजाम की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। तुमने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। कहां पर हो? देवराज चौहान हंसा, जहरीली हंसी। निजाम, तुम्हारे 2 वार खाली चले गए। रात भी तुम्हारे आदमियों के हाथों से बच निकला और सुबह भी। वास्तव में सच कह रहे हो। निजाम एक एक शब्द चबाकर कह उठा। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा बिहारी लाल? ऐसा तब तक चलेगा जब तक तुम मेरे हाथों मर नहीं जाते या फिर मेरी रकम अदा नहीं कर देते। आज 5वां दिन है। तुम पर मेरे 2 लाख हो गए हैं। क्या इरादा है? दे रहे हो? देवराज चौहान कड़वे स्वर में बोला। दिल्ली में कोई भी हमसे टकराने की नहीं सोच सकता, निजाम पूर्वता लहजे में कह रहा था। लेकिन तुम हमसे टकराए ही नहीं, हमारा नुकसान भी किया। इसमें कोई शक नहीं कि तुम जीदार इंसान हो। हमसे मिलोगे नहीं। अगर तुमने मेरी रकम अदा नहीं की तो मिलना ही पड़ेगा। देवराज चौहान की आवाज में ठंडक आ गई। जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हमसे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं बिहारी लाल, सिवाय मौत के। निजाम के स्वर में भयानकता का पुट आ गया।
तुम जैसे भौंकने वाले कुत्तों का मुंह बंद करना हमें अच्छी तरह आता है। बचकर कहाँ जाओगे? देर सवेर में हमारे सामने खड़े, इसमें कोई शक नहीं कि देर सवेर मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा, लेकिन तब हालात कैसे होंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे यह तुम्हारा आखिरी फैसला है कि मेरी रकम मुझे वापस नहीं दोगे? जवाब में दांत किटकिटाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। शुक्रिया निजाम। देवराज चौहान जहरीली हंसी हंसा। तुम्हारा जवाब मुझे मिल गया है। अब मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। रकम लेने के लिए सीधे ही तुम्हारे पास आऊंगा। रकम के साथ शायद तुम्हारी जान भी लेनी पड़े, क्योंकि मुझे निजाम का गिरा हुआ निजाम पसंद नहीं आया। इंतजार करो, जल्दी ही मुलाकात होगी। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और बूथ से बाहर आ गया। आंखों में क्रोध के शोले उभर आए थे। मेरा नाम जगमोहन है। जगमोहन ने लाल किले के पास छिपकर चल रहे देशी शराब के अड्डे पर शराब पी रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति से धीमे से कहा। लकड़ी की सादी मेज कुर्सियां आधे से ज्यादा भरी पड़ी थी। पुलिस को बराबर हफ्ता देकर शान से धंधा किया जा रहा था। उसने सिर उठाकर जगमोहन को देखा। तो मैं क्या करूं? आवाज में तीखापन था। तुमसे बात करनी है, उसके समीप खड़े जगमोहन ने पूर्वता लहजे में कहा। आज की शाम का पहला गिलास भी खाली नहीं किया और तुम हड्डी की तरह सिर पर आ खड़े हुए हो। उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। जा भाई, सुबह मिलना। जगमोहन ने झुककर बेहद धीमे स्वर में कहा। डकैती डालनी है। उसकी आंखें फौरन सिकुड़ी और जगमोहन पर जा टिकी। मुझे जानते हो? हाँ, तुम्हारा नाम करीम लाला है। डकैती जैसे कामों में दिलचस्पी लेते हो। कोई जाने या न जाने, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने कई सफल डकैतियां डाली हैं। करीम लाला ने सिर हिलाकर शराब का घूंट भरा। कहाँ डालनी है? कई पलों के बाद करीम लाला ने सिर उठाया। योजना तैयार है, किसी बात की कमी नहीं। आज रात ही काम होना है। बाहर चलकर बात करते हैं। आगे की बात यहाँ करना ठीक नहीं होगा। तू मेरी शाम खराब करके ही रहेगा। करीम लाला ने गहरी सांस ली। क्या नाम बताया था तुमने? जगमोहन। हाँ, जगमोहन। करीम लाला उठकर खड़ा हुआ। चल भाई, तू अपनी कह ले। गिलास तो खाली कर लो। गिलास? हाँ, पीकर बात जरा जल्दी समझ में आएगी। करीम लाला दांत फाड़कर हंसा और टेबल पर से गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली कर दिया। वाह, अब कुछ पेट भरा भरा सा लग रहा है। तुम शराब से पेट भरते हो, रोटी से नहीं। रोटी तो तेरे जैसे कमजोर लोग खाते हैं। हम 2 घूंट मारकर ही काम चला लेते हैं। कोई लफड़े वाली बात नहीं, जगमोहन कह रहा था। दोनों शाम के झुरमुटे में एकांत जगह पर खड़े थे। एक ऑफिस है, उसमें से तिजोरी उठानी है। उठानी है? करीम लाला ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। हाँ, उठानी है। बात समझ में नहीं आई। डकैती में तो माल लूटा जाता है, तिजोरी खोलकर माल निकालना तो समझ में आता है, परंतु तिजोरी उठाकर लाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। करीम लाला ने असमंजसता भरे स्वर में कहा। दरअसल वह तिजोरी 1928 में अमेरिका की विल्सन कंपनी ने बनाई थी। बहुत ही मजबूत है। उसे छोटा मोटा वॉल्ट कह सकते हो। बिना चाबी के खोलना आसान नहीं, बहुत वक्त चाहिए उसे खोलने के लिए। उसमें 5 ताले हैं। तिजोरी के चारों कोनों में चाबी के होल हैं और 5वां होल खोलने वाले हैंडल के करीब। 5 ताले खुले तो तिजोरी खुलती है, और तिजोरी में ऐसे मजबूत ताले लगे हैं जिन्हें खोलने के लिए बहुत वक्त चाहिए। तो यह बात है, तिजोरी को उठा लाने के बाद उसे आराम से खोलेंगे। बिल्कुल यही बात है। तिजोरी में क्या है? कुछ भी हो सकता है। मिल मालिक का ऑफिस है, उसकी तिजोरी है। माल तो बीच में होगा ही। 2-4 दिन में तनख्वाह भी बटने वाली है। हो सकता है तनख्वाह भी तिजोरी में आ गई हो। जगमोहन ने सामान्य लहजे में कहा। तिजोरी कितनी भारी है? 4x2 की तिजोरी है। 4 फीट ऊंची, 2 फीट चौड़ी। काफी भारी है। एक बात ही फायदे की है कि उसमें पहिए लगे हैं और दीवार के साथ रखी है। अगर हिम्मत की जाए तो उसे बाहर लाया जा सकता है। ऑफिस कहाँ है? विशाल चैम्बर में। वह तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यानी कि खतरा ही खतरा। तुमने कौन सा दिन दहाड़े यह काम करना है? रात में ही तो होगा। विशाल चैम्बर जैसी जगह पर रात में भी तगड़ा पहरा होगा। तुम यह मत समझो कि वहां जाकर तिजोरी को उठा लाना है। मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ। जगमोहन ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। अपनी कहो, काम कर सकते हो? मुझे क्या मिलेगा? तुम क्या चाहते हो? मैं काम के हिसाब से कीमत देता हूँ।
तिजोरी को उठा लाना बहुत ही भारी काम है, और फिर उसके बीच में क्या है यह जानना भी तो जरूरी है। तुम्हें बीच से क्या मतलब? मैं तुमसे तिजोरी उठा लाने को कह रहा हूँ। तुम इस काम की कीमत बोलो, जगमोहन ने कहा। हर तरफ देखकर ही चलना पड़ता है। मैंने थोड़ी सी कीमत लेकर काम कर दिया और तिजोरी में 50 लाख का माल हो। करीम लाला ने उसे देखा। हो सकता है उसमें 50,000 भी ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम क्या चाहते हो अपनी कहो। तिजोरी में से जो निकलेगा उसमें से हिस्सा। कितना? आधा आधा। नहीं, जो भी निकलेगा उसका 20% तुम्हारा। यह तो बहुत कम है, बहुत ही कम। बस इतना ही मिल सकता है, इससे अधिक नहीं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथी हैं, सबको देना पड़ेगा। जगमोहन ने स्पष्ट कहा। और कौन है? है कोई, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अगर तिजोरी में 5 लाख तक का माल निकलता है तो 20% तुम्हारा। 20 लाख के ऊपर का माल निकलता हो तो 25% मिल जाएगा। जगमोहन ने सिगरेट का कश लेकर कहा। जितने लोग हैं जो भी मिलेगा बराबर बांट लेंगे। नहीं, मुझे इस काम पर लगे महीना से ऊपर हो गया है। पैसा और वक्त बर्बाद हुआ है मेरा। मुझे डबल हिस्सा मिलना चाहिए। मंजूर है तो बोलो। इस काम में मेरे भी तो साथी होंगे, करीम लाला ने कहा। हम तुम्हारे साथी बनकर तुम्हारे साथ काम करेंगे। 2 पल सोचने के बाद करीम लाला बोला। ठीक है, 2 हिस्से तुम्हारे। और बाकी कितने लोग हैं? सिर्फ 2, मैं और मेरा साथी। माल के 4 हिस्से होंगे। 2 मेरे, 1 तुम्हारा, 1 दूसरे का। जगमोहन ने करीम लाला को देखा। करीम लाला ने सहमति से सिर हिला दिया। विशाल चैम्बर की 11 मंजिल की बिल्डिंग रात के अंधेरे में डूबी हुई थी। प्रवेश द्वार से सदर द्वार तक पोर्च में पार्किंग में पर्याप्त प्रकाश था। कुछ ऑफिस ऐसे भी थे जो रात भर खुले रहते थे। इन ऑफिसों में दूसरे शहर से प्रकाशित अखबार का ब्रांच ऑफिस था या फिर ग्लोब प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी थी जो दिन रात 24 घंटे खुली रहती थी। करीम लाला और जगमोहन ने मेन गेट से भीतर प्रवेश किया तो रात के 11:30 बज रहे थे। गेट पर मौजूद वॉचमैनों ने उन्हें रोका। किससे मिलना है साहब? एक वॉचमैन ने पूछा। डिटेक्टिव एजेंसी में जाना था, जगमोहन बोला। क्या काम था? अजीब आदमी हो यार, करीम लाला ने मुंह बनाया। प्राइवेट जासूस के पास जा रहे हैं, खास काम होगा तभी तो जा रहे हैं। तुम्हें कैसे बता दें कि क्या काम है? अच्छी बात है, केबिन में रजिस्टर रखा है, उसे भर दीजिए। अपना नाम, डिटेक्टिव एजेंसी का नाम और मिलने का समय, वापसी पर जाने का वक्त भी लिखते जाइएगा। सिर हिलाकर जगमोहन चंद कदमों के फासले पर नजर आ रही लकड़ी के केबिन में प्रवेश कर गया। एक वॉचमैन उसके साथ था। मिनट भर के बाद ही वह वापस आ गए। जगमोहन करीम लाला के साथ साथ आगे बढ़ गया। इन दोनों के पास गने हैं, वापसी पर इन्हें संभालना होगा, जगमोहन बोला। संभाल लेंगे, पहले अपना काम तो पूरा कर ले। सदर द्वार पर स्टूल पर बैठा वॉचमैन ऊँघ रहा था। कदमों की आहट सुनते ही सीधा होकर बैठ गया। उसके पास भी गन मौजूद थी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? उनके करीब आते ही गनमैन ने पूछा। डिटेक्टिव एजेंसी में, जगमोहन ने सामान्य लहजे में कहा। रजिस्टर में एंट्री कर दी? हाँ। दोनों आगे बढ़ते चले गए। वॉचमैन पुनः ऊँघने लगा। लिफ्ट खुली पड़ी थी। लिफ्टमैन 10 बजे छुट्टी कर जाता था। दोनों लिफ्ट में सवार हुए और 4थी मंजिल पर जाने के लिए बटन दबा दिया। कुछ क्षणों के बाद दोनों 4थी मंजिल के गलियारे में खड़े थे। 412 नंबर का ऑफिस है, जगमोहन बोला। दरवाजों पर नंबर लिखे हैं, पढ़ लेते हैं। कहाँ है 412? लापरवाह मत होना। 421 नंबर में डिटेक्टिव एजेंसी है। वह भी इसी फ्लोर पर है। करीम लाला के होठों से गहरी सांस निकल गई। हाँ, वैसे तो 12 और 21 में काफी फर्क है, परंतु 21 नंबर वाला ऑफिस घूमकर 12 के सामने से जरा सा हटकर पड़ता है, जगमोहन बोला। इसका मतलब अधिक दूर नहीं, प्राइवेट जासूस का ऑफिस। हाँ। आगे बढ़ते हुए वह बंद दरवाजों पर लिखे नंबरों पर निगाहें भी दौड़ाते जा रहे थे। रात के वक्त प्राइवेट जासूस के दफ्तर में कितना स्टाफ होता है? सिर्फ 2 असिस्टेंट। करीम लाला सिर हिलाकर रह गया। 2 मिनट के बाद वह 412 नंबर ऑफिस के बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। वहां से 30 फुट दूर सामने वाली दिशा में ग्लोब प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी नजर आ रही थी। गेट बंद था। दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में
जासूसी संस्था का नाम चमक रहा था। मामूली सा लॉक है, मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। तुम जासूसों, दरवाजे पर निगाह रखो, समझ गए ना? करीम लाला ने सिर हिलाया और निगाहें ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी के दिखाई पड़ रहे बंद दरवाजे पर टिका दी। दरवाजे का लॉक अधिक दमदार नहीं था। 2 मिनट की कोशिश में जगमोहन ने दरवाजा खोल लिया। फिर दोनों अंदर प्रवेश कर गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अंदर प्रवेश करते ही जगमोहन और करीम लाला ठिठक गए। यह 2 कमरों का ऑफिस था। जिस कमरे में वह खड़े थे वह रिसेप्शन की तरह इस्तेमाल होता लग रहा था। करीम लाला ने जगमोहन को देखा। तिजोरी कहाँ है? दूसरे कमरे में। दोनों आगे बढ़े और दूसरे कमरे में प्रवेश कर गए। नजरें चारों तरफ घूमी। यह सजा सजाया ऑफिस था। फर्श पर कीमती कारपेट, छत पर छोटे छोटे फानूस। कमरे के बीचों बीच टेबल की गिर्द 6 कुर्सियां, एक तरफ अलमारी और रैक थे। कोने में वह तिजोरी पड़ी थी। देखने में ही महसूस हो रहा था कि तिजोरी बहुत ही पुराने मॉडल की है। उस पर हल्के नीले रंग का पेंट किया था। चाबियों के 5 छेद स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। करीम लाला ने आगे बढ़कर तिजोरी को जांचा परखा, फिर सिगरेट सुलगाकर जगमोहन को देखने लगा। तिजोरी काफी भारी लगती है, इसे बाहर तक ले जाने के लिए हम 2 कम हैं। जगमोहन ने बीड़ी सुलगाकर शांत लहजे में कहा। हम दोनों इस काम के लिए कम हैं या अधिक, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों को ही इस काम को निपटाना है। सही कह रहे हो। वैसे मेरे कहने का मतलब था, तुम्हारा साथी जो बाहर कार में हमारी वापसी का इंतजार कर रहा है, उसे भी साथ ही ले आते तो अच्छा रहता। जगमोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। करीम लाला ने तिजोरी को हिलाया। नीचे पहिए लगे होने के कारण थोड़ी सरकी। नीचे कालीन बिछा होने के कारण भी तिजोरी अधिक न सरक पा रही थी। करीम लाला समीप ही पड़ी कुर्सी पर बैठकर आराम से कश लेने लगा। क्या हुआ? जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। कुछ नहीं, सिगरेट समाप्त करते ही यह काम शुरू करते हैं, करीम लाला ने मुस्कुराकर कहा और कश लेने लगा। बिना किसी जल्दी के आराम से करीम लाला ने सिगरेट समाप्त की और उठ खड़ा हुआ। उसके बाद दोनों ने तिजोरी को धीरे धीरे कालीन पर सरकाकर दूसरे कमरे में ले आए। कालीन पर तिजोरी सरकने में उन्हें काफी दिक्कत पेश आई। उसके पहिए सीधे जाने की अपेक्षा दाएं बाएं घूमे जा रहे थे। दूसरे कमरे में पहुंचते ही तिजोरी छोड़कर करीम लाला आगे बढ़ा और आहिस्ता से किवाड़ खोलकर बाहर झांका। गैलरी खाली थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ ही पलों में दोनों तिजोरी को धकेलते हुए कमरे से बाहर लाए और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। चिकने फर्श पर तिजोरी के पहिए फुर्ती से चलने लगे। कुछ ही पलों में वह लिफ्ट के करीब थे। तिजोरी के रबड़ के पहियों के कारण उसे सरकाने में तनिक भी आवाज न हुई थी। फिर एक ही धक्के में तिजोरी लिफ्ट में प्रवेश कर गई। दोनों ने लंबी लंबी सांसें ली। करीम लाला ने सिगरेट सुलगा ली। नीचे 3 वॉचमैन मौजूद हैं, एक अंदर सदर द्वार पर, 2 बाहरी मेन गेट पर। उनका क्या इंतजाम करना है? जगमोहन ने उसे देखा। उन तीनों के पास गन है, तुम्हारे पास कुछ है? करीम लाला ने पूछा। नहीं, मेरे पास 6 बुलेट वाली रिवॉल्वर है। तुम्हें कुछ लाना चाहिए था। नहीं लाया। बात यहीं खत्म हो गई, जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा। और मैं यह भी चाहता हूं कि खून खराबा न हो। वे लोग बेशक हमें गोली से उड़ा दे। करीम लाला का स्वर तीखा हो गया। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। फिर ठीक है, करीम लाला ने कहा। लिफ्ट को चालू करो और नीचे चलो। लेकिन तुम करोगे क्या? देखते जाओ। इस काम को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए ही तुमने मुझे साथ लिया है, इसलिए बोलो मत, मुझे अपना काम करने दो। जगमोहन ने बटन दबाया। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने शुरू ही हुए थे कि किसी ने फुर्ती से लिफ्ट में प्रवेश किया। इसके साथ ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और वह नीचे सरकने लगी। करीम लाला और जगमोहन किसी तीसरे को इस तरह सामने पाकर हक्के पक्के से रह गए। कई पलों तक उनके मुंह से बोल न फूटा। अजय मलिक के खुरदुरे चेहरे पर सख्त मुस्कान नाच उठी। तिजोरी पर निगाह मारकर उसने स्टॉप का बटन दबा दिया। लिफ्ट बीच अधर में ही रुक गई। तुम दोनों ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी के नाम की एंट्री करने के पश्चात भी एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे तो मुझे शक हो गया कि मामला गड़बड़ है। मलिक ने एक एक शब्द चबाकर विशैली मुस्कान सहित कहा। बहरहाल मुझे यह आशा तो कभी नहीं थी कि इस हालत में
और इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमने डिटेक्टिव एजेंसी के नाम एंट्री की है? करीम लाला ने उसे घूरते हुए कहा। आंखों में क्रोध के शोले नाच उठे थे। तुम लोगों के अंदर आने के 10 मिनट पश्चात मैं आ पहुंचा था। मैं ही ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी का मालिक हूँ। वॉचमैन ने मुझे बताया कि 2 आदमी मेरे ऑफिस में गए हैं और ऑफिस में तुम लोग पहुंचे नहीं। बात को समझने के लिए मैं आखिर तक पहुंचना जरूरी नहीं समझता। इशारा ही काफी होता है। मलिक ने दोनों को घूरा। हिम्मत का काम है कि तिजोरी ही उठाए लिए जा रहे हो। बहरहाल अब तुम दोनों अपने आप को कानून की गिरफ्त में समझो। कोई हरकत मत करना। पलक झपकते ही मलिक ने रिवॉल्वर जेब से निकालकर हाथ में ले ली। मैं लिफ्ट को ऊपर ले जा रहा हूँ। मेरे ऑफिस में आराम करना। कुछ ही देर में पुलिस आ जाएगी। जगमोहन और करीम लाला को यह इंसान बहुत ही खतरनाक लगा। उसके बात करने का अंदाज बता रहा था कि ऐसे लोगों से निपटने में वह माहिर है। उसने लिफ्ट के बटनों की तरफ हाथ बढ़ाया। स्टॉप का लॉक हटाकर वापस चौथी मंजिल पर जाने के लिए बटन दबा दिया। मलिक सतर्क था और करीम लाला जानता था कि एक बार पुलिस की हत्ती चढ़ गया तो उसकी डकैतियों के पिछले सारे खाते खुल जाएंगे। तमाम उम्र जेल में ही बीत जाएगी। वह रिस्क लेने की स्थिति में न था और न ही अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना चाहता था। 2 क्षणों के बाद ही लिफ्ट चौथी मंजिल पर रुकी और उसका दरवाजा खुल गया। मलिक ने कठोर निगाहों से दोनों को देखा। बाहर निकलो, कोई गड़बड़ न करना। ऐसा होने पर मैं गोली चला दूंगा। जगमोहन ने गहरी सांस ली और कदम उठाकर लिफ्ट से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। करीम लाला ने खूनी निगाहों से मलिक को देखा। यह सब करके तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। करीम लाला गुर्राया। जो भी कहना है जल्दी से कहो और लिफ्ट से बाहर निकलो, मलिक ने सख्त स्वर में कहा। करीम लाला ने यूं जाहिर किया जैसे मलिक के इशारे पर चलकर उसका कहा सब कुछ करना पड़ेगा। वह आगे बढ़ा जो कि महज ढोंग था। खतरा तो था, परंतु इतनी आसानी से पुलिस के फंदे में जा फंसने का उसका कोई इरादा नहीं था। चील की भांति झपट्टा मारा उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर। मलिक की शक्तिशाली कलाई करीम लाला ने अपने फौलादी शिकंजे में जकड़ ली। मलिक सतर्क अवश्य था, परंतु रिवॉल्वर के सामने उसने आशा नहीं की थी कि करीम लाला इतनी हिम्मत दिखा जाएगा। अपनी कलाई को गिरफ्त में जाते देखकर मलिक ने छुड़ाना चाहा, परंतु सफल न हो सका। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, करीम लाला ने तूफानी गति से जेब से रिवॉल्वर निकाली और मलिक की कमर से सटा दी। 3 कदम दूर खड़ा जगमोहन मात्र दर्शक ही बना रहा। अपने रिवॉल्वर को भी मैंने आज सुबह ही साफ किया है। करीम लाला दांत भींचकर वहशी स्वर में बोला। ट्रिगर हिलने की देर है कि गोली नाल से फिसलकर तेरे शरीर की ऐसी तैसी कर देगी। अगर समझदार है तो अपनी रिवॉल्वर नीचे फेंक दे। मलिक को पहली बार महसूस हुआ कि जिन लोगों को वो मामूली चोर समझ रहा है वे हद से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। बाजी पलट चुकी है। उसने बिना कहे रिवॉल्वर उंगलियों से फिसलकर नीचे गिर जाने दी। जगमोहन ने तुरंत आगे बढ़कर रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले ली और लिफ्ट में प्रवेश कर गया। मलिक का सख्त चेहरा बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा था। लिफ्ट नीचे ले चल, करीम लाला ने यह शब्द जगमोहन से कहे। जगमोहन ने फौरन बटन दबाया। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए और वह नीचे को सरकने लगी। करीम लाला ने दरिंदगी पूर्ण निगाहों से मलिक को देखा। मुंह फेर कर खड़ा हो जा। क्या करना चाहते हो? मलिक की आंखों में खून उतर रहा था। मुंह फेर, करीम लाला भेड़िए की भांति गुर्राया। मलिक ने उसे चुनौतीपूर्ण निगाहों से देखा, फिर पलटकर खड़ा हो गया। उसकी पीठ जगमोहन और करीम लाला की तरफ थी। पल भर की देरी किए बिना करीम लाला ने रिवॉल्वर को नाल की तरफ से पकड़ा और उसका दस्ता वेग से मलिक की खोपड़ी पर दे मारा। मलिक के होठों से कराह निकली। उसका जिस्म लहराया। दोनों हाथों से उसने अपना सिर थाम लिया। दस्ते का दूसरा वार करीम लाला ने फौरन ही उसकी कनपट्टी पर किया। मलिक के घुटने मुड़ते चले गए। स्पष्ट नजर आ रहा था कि मलिक खुद को संभालने का हद से ज्यादा प्रयत्न कर रहा था, परंतु कामयाब नहीं हो सका। लिफ्ट के फ्लोर पर गिरते ही उसकी चेतना लुप्त होती चली गई। तभी लिफ्ट को हल्का सा झटका लगा और वह रुक गई। उसके दरवाजे खुलते चले गए। ग्राउंड फ्लोर आ गया था। तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? सदर द्वार पर स्टूल पर बैठे वॉचमैन ने जब जगमोहन को आते देखा
तो सतर्क होकर वह फौरन खड़े होते हुए बोला, डिटेक्टिव एजेंसी के ऑफिस में। डिटेक्टिव एजेंसी के ऑफिस में जगमोहन ने व्यंग स्वर में कहा, अधिक समय नहीं है, एजेंसी के मालिक को दिल का दौरा पड़ गया है। क्या? गनमैन चौंका। हाँ, जल्दी करो, उसके असिस्टेंट तुम्हें बुला रहे हैं। एक एक क्षण कीमती है, जरा सी देर उनके लिए मौत बन सकती है। चलो। वॉचमैन आगे बढ़ गया। बेवकूफ यह भी नहीं सोच पाया कि अगर एजेंसी के मालिक को दिल का दौरा पड़ गया है तो उसका क्या काम, उसे क्यों बुलाया जा रहा है। 2 असिस्टेंट अंदर हैं, 2 यह लोग हैं, जो भी करना हो यह कर सकते हैं। जगमोहन बराबर उसके साथ था। तुम दोनों कहाँ थे? एजेंसी का मालिक कुछ देर पहले तुम दोनों को ढूंढता फिर रहा था, क्योंकि तुम लोग उनके दफ्तर तक नहीं पहुंचे थे। जगमोहन के लिए यह नई खबर थी। उसने संभल कर जवाब दिया, उनका ऑफिस तलाश करने में हमें काफी देर लग गई थी। तेज चलने की ही मुद्रा में वॉचमैन ने जल्दी से लिफ्ट में प्रवेश किया तो भीतरी हालात देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। एक तरफ तिजोरी पड़ी थी, करीब ही एजेंसी का मालिक अजय मलिक बेहोश पड़ा था। उसके सिर से खून बहकर चेहरे को रंग रहा था और करीम लाला का रिवॉल्वर उसकी तरफ तना हुआ था। हिलना नहीं। करीम लाला कुत्ते की तरह गुर्राया, मुर्दे की तरह चुपचाप खड़ा रहे। वॉचमैन वास्तव में बुत की तरह खड़ा का खड़ा रह गया। जगमोहन ने उसके हाथ से गन छीनी और करीम लाला को थमा दी। करीम लाला ने रिवॉल्वर जेब में डालकर गन संभाल ली। वॉचमैन के होश उड़े हुए थे। खौफ की अधिकता से उसका कांपता बदन स्पष्ट नजर आ रहा था। जगमोहन मेन गेट पर मौजूद दोनों गनमैनों के पास पहुंचा। तुम्हारा साथी वॉचमैन जो उस सदर द्वार पर मौजूद था। जगमोहन ने सदर द्वार की तरफ इशारा किया। वह लिफ्ट में मरा पड़ा है, किसी ने उसका गला घोट दिया है। दोनों वॉचमैन चिहुक पड़े। क्या कह रहे हो? उसे कौन मार सकता है? एक के हलक से चीख निकल गई। मुझे क्या पता, मेरा साथी और डिटेक्टिव एजेंसी का मालिक उसकी लाश के पास खड़े हैं। डिटेक्टिव एजेंसी के मालिक ने तुम दोनों को बुलाने के लिए मुझको भेजा है। दोनों स्तब्ध, हक्के बक्के, चेहरों के रंग फक। जल्दी चलो, वहां तुम लोगों का इंतजार हो रहा है। अपने साथी की मौत के बारे में सुनकर उनकी बुद्धि तो उसी समय ही चलनी बंद हो गई थी। हड़बड़ाए से दौड़ने के से अंदाज में वह सदर द्वार की तरफ बढ़ गए। आधे मिनट में वह लिफ्ट के करीब जा पहुंचे थे। अंदर का जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वह और भी घबरा गए। तिजोरी, बेहोश अजय मलिक और गन के निशाने पर उनका साथी हाथ उठाए खड़ा है। हिलना मत। पीछे से जगमोहन का सख्त स्वर उनके कानों में पड़ा। जगमोहन के हाथ में मलिक वाला रिवॉल्वर थमा था। तुम लोगों के शरीर में जरा भी हरकत हुई तो मारे जाओगे। गने फेंक दो। करीम लाला ने भी गन का रुख उन दोनों की तरफ कर दिया था। दोनों बुरी तरह घिर चुके थे। गन फेंक देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्होंने गने नीचे फेंक दी। करीम लाला ने गनों को ठोकर मारकर दूर कर दिया। हमारे पास अधिक समय नहीं है। करीम लाला उनके सामने गन को लहराकर मौत के से स्वर में कह रहा था। यह तिजोरी हमें बाहर ले जानी है। हमारी सहायता करो और इसे बाहर तक ले चलो। तुम तीनों में से एक हमारे निशाने पर होगा। जहां भी ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की वहीं तुम लोगों को भून दिया जाएगा। तीनों गनमैनों के चेहरे फक थे। आधे मिनट में हमें जवाब चाहिए। करीम लाला किसी शैतान की तरह पागल सा लग रहा था। हम तुम तीनों के मोहताज नहीं। यह काम हम भी कर सकते हैं, परंतु ऐसा करने से पहले तुम तीनों को गोलियों से भूनना पड़ेगा। हम तैयार हैं। एक वॉचमैन सूखे होठों पर जीभ फेर कर कह उठा। चलो, तिजोरी बाहर खिसकाओ। करीम लाला ने एक को निशाने पर ले लिया। अन्य 2 गनमैनों ने तिजोरी संभाली और भयपूर्ण मुद्रा में उसे धकेलते हुए लिफ्ट से बाहर ले आए। करीम लाला गनमैन को निशाने पर लिए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तिजोरी के नीचे पहिए लगे होने के कारण वह तेजी से सरकती जा रही थी। सदर द्वार के करीब 20 सीढ़ियां थी। वॉचमैनों ने संभल कर तिजोरी को सीढ़ियों से नीचे उतारा। सामने पोर्च पर फिर 40 गज के ड्राइव वे के बाद मेन गेट था। तिजोरी को धकेलने में कुछ दिक्कत अवश्य हो रही थी, क्योंकि नीचे चौड़े चौड़े पत्थरों का फर्श था। लिफ्ट से मेन गेट तक पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगाया। तिजोरी मेन गेट तक पहुंच गई। तभी कार के इंजन की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल कार मेन गेट के सामने आ रुकी।
ड्राइविंग सीट पर देवराज चौहान मौजूद था। दोनों वॉचमैन सहमे से करीम लाला को देख रहे थे। ज्यादा वक्त नहीं था। गश्ती पुलिस की गाड़ी किसी भी समय टपक सकती थी। सारे किए धरे पर पानी फिर सकता था। तिजोरी को कार तक पहुंचाओ, जल्दी, करीम लाला कुर्राया। वॉचमैन सहमे से तिजोरी को धकेलते हुए कार तक ले गए। देवराज चौहान बाहर न निकला। जगमोहन ने डिग्गी खोली। अता मेहनत के पश्चात वॉचमैनों ने तिजोरी को डिग्गी में लिटा दिया। जगमोहन ने डिग्गी का दरवाजा बंद किया, परंतु पूरा बंद न हुआ। फिर भी सब कुछ ठीक रहा। तुम जाओ, करीम लाला ने जगमोहन से कहा। क्या मतलब? यह साले हमारे जाते ही पुलिस को फौरन इत्तला कर सकते हैं। करीम लाला ने विषैली निगाहों से वॉचमैनों को देखा। मैं कुछ देर इन्हें रोके रखूंगा। जगमोहन को बात जची। ठीक है, कल सुबह तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आ जाना, कहीं मुझे न ढूंढना पड़े, करीम लाला ने सामान्य लहजे में कहा। जगमोहन ठिठका, मुस्कुराया, फिर कार में प्रवेश कर गया। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। कार की नंबर प्लेट पर कपड़ा लिपटा था। करीम लाला तीनों वॉचमैनों को लकड़ी के केबिन में ले गया। केबिन में लगे फोन की तारें उसने निकाल दी। फिर उसने गन से अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह साफ किए और गन को केबिन के बाहर उछालकर रिवॉल्वर हाथ में ले ली। करीम लाला बेहद सतर्क था। वह वॉचमैनों को किसी भी प्रकार का मौका देने के हक में नहीं था। अगर ऐसे नाजुक मौके पर वह इनके कब्जे में आ गया तो उसकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ उठ खड़े होंगे। हर तरफ कानून ही कानून होगा और वह फिरकने की भांति जेल और अदालतों में लुढ़कता रहेगा। 15 मिनट वह उनके पास रुका। इस बीच उनके पास कोई भी न आया था। फिर करीम लाला ने केबिन के द्वार को बाहर से बंद किया और रिवॉल्वर जेब में डालते हुए रात के अंधेरे में गुम होता चला गया। देवराज और जगमोहन रास्ते में बिना किसी प्रकार के खतरे में पड़े सही सलामत तिजोरी सहित अपने ठिकाने पर जा पहुंचे। जगमोहन ने चाय बनाई। चाय पीते समय जगमोहन ने देवराज चौहान को सारी घटना बयान कर दी। प्राइवेट जासूस आसमान से टपकी विपदा की तरह आ टपका। हाँ, संयोग ही है कि हमारे भीतर प्रवेश करने के 10 मिनट बाद ही वह किसी काम के लिए आ पहुंचा, और इससे भी बड़ा संयोग कि वॉचमैन ने हमारे आने का जिक्र कर दिया। जगमोहन ने कहा, और जब हम तिजोरी को लिफ्ट में रखकर चलने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी समय ही वह इत्तेफाक से लिफ्ट में आ पहुंचा। ऐसे मौके पर कभी कभी बहुत ही खतरनाक इत्तेफाक हो जाते हैं, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। इसलिए ऐसा काम करते समय इन बातों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। खैर, करीम लाला के लिए तुम्हारा क्या ख्याल है? करीम लाला के लिए जैसा सुना था वैसा ही पाया, जगमोहन ने कहा। वह हिम्मती और खतरनाक इंसान है। मलिक ने जब रिवॉल्वर तानी तो मैंने समझा खेल खत्म, परंतु करीम लाला की दिलेरी के कारण ही पासा पलट गया। वॉचमैनों पर काबू की योजना भी उसी की थी और तिजोरी को कार में लादने के पश्चात उसने वॉचमैनों के पास रुककर और भी समझदारी का सबूत दिया। मुझे करीम लाला काम का आदमी लगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाते हुए चाय का घूंट भरा। मतलब कि वह हमारे काम का आदमी है? हाँ, उसे हम अपनी योजना में बेहिचक शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कल गोकुल खन्ना से मिलना तिजोरी खुलवाने के लिए। देखे तो सही कि वह कितने पानी में है। बहुत नाम सुना है उसका ताले खोलने में। जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें एक्सपर्ट ताला खोलने वाले की सख्त आवश्यकता है। गोकुल खन्ना हमारी कसौटी पर खरा उतरा तो उसके बाद तीसरे और आखिरी ऐसे आदमी को तलाश करना होगा जिसे हत्याएं करने में परहेज न हो। लेकिन तुमने मुझे अपनी योजना तो बताई नहीं। पहले यह काम पूरा हो जाने दो, उसके बाद सब कुछ बता दूंगा। निजाम अब किसी भी हालत में मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। यह लोग निजाम के खिलाफ काम करना पसंद करेंगे? देखते जाओ। देवराज चौहान चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए जगमोहन से बोला। इन लोगों को मैं फौरन तैयार कर लूंगा। जवाब में जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। 40 वर्षीय इकहरे बदन वाले गोकुल खन्ना ने जगमोहन को देखा। आंखें सिकुड़ चुकी थी। जगमोहन सिगरेट की कश लेता हुआ गोकुल खन्ना के शादीपुर वाले खस्ता हाल फ्लैट में खड़ा था। अब बोलेगा भी कि खड़ा खड़ा मेरा मुंह ही देखता रहेगा, गोकुल खन्ना ने शांत स्वर में कहा और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगा ली। वह चेन स्मोकर था।
हर समय सिगरेट फूंकता रहता था। मेरा नाम जगमोहन है। बात क्या है? गोकुल खन्ना ने लापरवाही से कहा। तिजोरी खुलवानी है। अपनी या पड़ोसी की? है तो पड़ोसी की, परंतु अपने ही घर में पड़ी है। गोकुल खन्ना ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। अंदर क्या है? मालूम नहीं। मोटा नावा भी हो सकता है, और ना होने को कुछ भी नहीं हो सकता। गोकुल खन्ना कश खींचकर सोच भरे भाव में दीवार को देखने लगा। तिजोरी का मॉडल क्या है? किस कंपनी की बनी है? पुरानी तिजोरी है, मॉडल का मुझे ज्ञान नहीं। जगमोहन ने शांत लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि उसे खोलने में तुम्हें थोड़ी बहुत कठिनाई अवश्य आएगी। 2 साल पहले मैंने ऐसा वॉल्ट खोला था जिसे कोई खोलने की सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद तो तिजोरियां खोलने जैसी बातें मामूली होकर रह गई। रकम बोलो, तिजोरी खोलने का मुझे कितना मिलेगा? तुम कितना चाहते हो? तिजोरी में पड़े माल से ही अपना भाव बता सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम उसमें क्या है, कितना है। गोकुल खन्ना ने कष्ट देने के बाद खामोशी अख्तियार कर ली। उस तिजोरी के अंदर पड़े माल के 4 हिस्से होने हैं, 2 मेरे, 2 दूसरे साथियों के। चाहो तो हम 5वां हिस्सा कर सकते हैं। तिजोरी खोलने के एवज में 5वां हिस्सा तुम्हें मिल सकता है। जगमोहन बोला। यह रास्ता बढ़िया है। गोकुल खन्ना ने मुंडी हिलाई। लेकिन भाई साहब, 2 हिस्से आपके किस खुशी में? इसकी व्याख्या कर दो। उस तिजोरी के चक्कर में मेरा बहुत सा वक्त और पैसा बर्बाद हुआ है। तुम तो सीधे ही तिजोरी तक पहुंच जाओगे, जो इस वक्त हमारे कब्जे में है, और तिजोरी को कब्जे में करने के लिए मुझे खून पसीना एक करना पड़ा है। गोकुल खन्ना ने कश लिया। बाकी 2 कौन हैं? एक मेरा ही साथी है, जो शुरू से इस काम में मेरे साथ रहा है। एक और है, जिसके साथ से डकैती में तिजोरी को उड़ाया गया। क्या नाम है उसका? जगमोहन हिचकिचाया, फिर धीमे स्वर में बोला। करीम लाला। साला, खतरनाक आदमी है। जानते हो उसे? जानता? गोकुल खन्ना कड़वे स्वर में बोला। कमीने से मेरा पुराना रिश्ता है। अपने काम के लिए कई बार मुझे अपने साथ मिला चुका है। पिछली बार डकैती में मुझे साथ ले गया। अलमारी में माल था, उसे खोलना था। तय था कि माल आधा आधा। सब कुछ ठीक रहा, परंतु माल बांटने में हेरा फेरी करके 20,000 ज्यादा ले गया। खैर, तुम्हारी ऑफर मंजूर है। तिजोरी में से जो निकलेगा 5वां हिस्सा मेरा। गोकुल खन्ना ने तिजोरी को अपने अंदाज से देखा। इसे खोलना आसान काम नहीं है। देवराज चौहान बोला। यह वह तिजोरी है जिसे कभी अच्छे अच्छे तिजोरी तोड़ भी न खोल सके थे। तिजोरी के मालिक का कहना है कि इसे बिना चाबी के नहीं खोला जा सकता। गोकुल खन्ना ने व्यंग भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम मुझसे शर्त लगा लो। कैसी शर्त? अगर मैंने तिजोरी खोल दी तो तुम्हारा हिस्सा ले लूंगा, और न खुली तो तुम अपनी शर्त रख लो। कैसी भी शर्त हो, मुझे मंजूर होगी। बहुत विश्वास है अपने पर। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, ठीक है। तुम्हारे पास कितना माल होगा इस समय? 40,000 के आसपास है। महीना पहले हाथ मारा था। अगर तुमने तिजोरी खोल दी तो मेरा हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा। अगर नहीं खुली तो तुम मुझे अपना 40,000 दे दोगे। मंजूर है। गोकुल खन्ना की सुर्ख आंखों में चमक आ गई। फिर उसने जगमोहन को देखकर कहा, तुम हमारी शर्त के गवाह हो। जगमोहन के कुछ कहने से पहले ही करीम लाला की आवाज गूंजी। चिंता मत करो, मैं गवाह हूं। सबने निगाहें घुमाकर देखा। करीम लाला दरवाजे पर खड़ा था। क्यों? मेरी आवाज में क्या खराबी है? करीम लाला हंसा। आवाज में नहीं, दिल में खराबी है। गोकुल खन्ना ने तीखे स्वर में कहा। पिछली बार तो वायदे से हटकर 20,000 ज्यादा ले गया था। उसमें से 10 मेरा बनता है। यह तो साल भर पुरानी बात है। नोटों की बात उसे हमेशा ताजी लगती है, खास तौर से जिसने लेने हों। गोकुल खन्ना ने मुंह बनाकर कहा, जब तक मेरे 10 नहीं देगा, मैं कभी तेरे साथ काम नहीं करूंगा। मत करना। करीम लाला ठीठता से हंसा। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। रात का 1:30 बज रहा था। कमरे में मरघट जैसा सन्नाटा था। 10 घंटों की मेहनत से उसने तिजोरी के 3 कोनों में लगे ताले खोल लिए थे। अब वह चौथे ताले को खोलने पर लगा था। करीम लाला उसके सिर पर सवार था। मंजिल करीब थी। वह तिजोरी में पड़े माल का हिस्सा लेकर ही जाना चाहता था। जगमोहन और देवराज चौहान कुर्सी पर बैठे।
गोकुल खन्ना की एक एक हरकत पर निगाहें टिकाए बैठे थे। गोकुल खन्ना ने दिन भर से कुछ नहीं खाया था। उसकी हालत खस्ता लग रही थी। पसीने से उसकी कमीज पूरी भीगी हुई थी। इतनी रात बीत जाने के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। करीब 3 बजे चौथे कोने वाला ताला भी खुल गया। सिर्फ एक। करीम लाला अपनी खुशी से भरी चीख को दबाकर कह उठा, आखिरी लॉक बचा है गोकुल खन्ना, खोल दे उसे भी। गोकुल खन्ना ने औजार रखे और करीम लाला को देखा। तूने मेरा 10,000 देना है, छोड़ 10,000 को। क्यों छोड़ू? गोकुल खन्ना ने तीखे स्वर में कहा, मैं 10,000 लेकर रहूंगा। मेरी जेब में पड़ा है, जो तुझे दे दूं। करीम लाला झल्ला पड़ा। सिगरेट सुलगाकर गोकुल खन्ना ने कश लिया। तिजोरी खुलने वाली है, अपने हिस्से में से 10,000 दे देना। ठीक है यार, ले लेना। पक्का दे देगा? इन दोनों के सामने कह रहा हूं, तो क्या झूठ कह रहा हूं? करीम लाला झल्लाया। गोकुल खन्ना ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाकर देवराज चौहान को देखा। तुम्हें भी अपनी शर्त याद है ना? हाँ, तिजोरी खुलने पर मेरा हिस्सा तुम्हारा, ना खुलने पर 40,000 रुपया मुझे दोगे। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा साथी जुबान का पक्का है ना? गोकुल खन्ना ने जगमोहन से पूछा। इसकी जुबान बहुत पक्की है, जो कहता है करके रहता है। फिर ठीक है। सिगरेट समाप्त करके गोकुल खन्ना तिजोरी का 5वां और आखिरी ताला खोलने में व्यस्त हो गया, जो हैंडल के करीब था। भोर के उजाले के साथ ही 5वां ताला भी खुल गया। सबकी सांसें जहां की तहां रुक गई। दिल की धड़कनें तेज हो गई। खुल गया, जगमोहन के होठों से निकला। लगता तो ऐसा ही है, करीम लाला व्यग्रता से बोला। खुला मेरे प्यारे मथुरावासी। गोकुल खन्ना ने जवाब देने की अपेक्षा सिगरेट सुलगाने के पश्चात कश लेकर सबको देखा। तत्पश्चात चांद से मुस्कुराया। खुल गया है। करीम लाला तिजोरी पर झपटा। गोकुल खन्ना ने उसे फौरन आगे बढ़ने से रोक दिया। 2 मिनट और शांति रख ले, यह आखिरी काम भी मुझे ही करने दे। करीम लाला दांत भींचकर ठिठक गया। उसका बस चलता तो गोकुल खन्ना को उठाकर बाहर फेंक देता, परंतु अपनी इस इच्छा को वह दबाकर ही रह गया। गोकुल खन्ना ने 3-4 कश लेने के पश्चात हाथ बढ़ाकर तिजोरी के दरवाजे पर लगे हैंडल को पकड़ा और घुमाकर खींचा, परंतु दरवाजा टस से मस न हुआ। एक तीव्र झटका सा लगा गोकुल खन्ना के मस्तिष्क को। उसने पुनः कोशिश की, किंतु कामयाबी हासिल न हुई। लगता है तिजोरी के ताले खुले ही नहीं हैं। करीम लाला के दांत पुनः भिज गए। गोकुल खन्ना ने मुंडी घुमाकर करीम लाला को खा जाने वाली निगाहों से देखा। ताले खुल गए थे। गोकुल खन्ना गुर्राया। अगर खुल गए थे तो तिजोरी क्यों नहीं खुल रही? अपनी खोपड़ी में यह बात बिठा लो कि ताले खुल गए थे। गोकुल खन्ना पूर्वता स्वर में कह रहा था। तिजोरी क्यों नहीं खुल रही, यह दूसरा मसला है। दूसरा कैसा मसला? तू जुबान बंद करे तो मैं देखूं। करीम लाला ने सख्ती से होठ भींच लिए। गोकुल खन्ना ने अपना ध्यान पुनः तिजोरी पर लगा दिया। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। हैंडल घुमाकर खोलने की कोशिश पुनः नाकामयाब रही। तत्पश्चात अपने औजारों को संभाले एक बार फिर की होल में व्यस्त हो गया। 15 मिनट के पश्चात अपने औजार नीचे रखे और उठ खड़ा हुआ। उसकी पीठ अकड़ सी गई थी। 16-17 घंटे वह उकड़ू सा बैठा तिजोरी में व्यस्त हो रहा था। 16-17 घंटे वह उकड़ू सा बैठा तिजोरी में व्यस्त रहा था। आगे बढ़कर खाली कुर्सी पर बैठता हुआ टांगे फैलाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। सबकी निगाहें गोकुल खन्ना पर थी। क्या हुआ? देवराज चौहान ने उसके थकान भरे चेहरे पर निगाह मारकर पूछा। इस तिजोरी को खोलना बड़े लफड़े वाला धंधा है, गोकुल खन्ना ने धीमे स्वर में कहा। क्या मतलब? मैंने तिजोरी के 5 ताले खोल लिए थे। 5वां और आखिरी हैंडल के करीब वाला ताला खोलते ही पुनः सब ताले लॉक हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? देवराज चौहान के होठों से हैरानी भरा स्वर निकला। ऐसा ही हुआ है, गोकुल खन्ना ने सिर हिलाया। 5 तालों के लीवरों का भीतर से आपस में तालमेल है, इसलिए ऐसा हो गया। खुलकर समझाओ। 5 तालों के लीवर भीतर से आपस में संबंधित हैं। इन तालों को खोलने का कोई क्रमवार सिस्टम है, यानी कि पहले 5 में से कोई एक खुलेगा, फिर उसके बाद का दूसरा, ऐसे ही तीसरा, चौथा और 5वां। तिजोरी के निर्माता ने बहुत होशियारी और समझदारी से काम लिया है। अगर गलत क्रम से ताले खोले जाएं,
तो आखिरी ताला खुलते ही सब तालों के लीवर वापस अपनी जगह आकर लॉक हो जाते हैं। 1-2 ताले हों तो बात जुदा है। 5 लॉक्स को क्रम में खोलना टेढ़ी खीर है, असंभव बात है। कोई कितना भी जोर लगा ले तिजोरी नहीं खुल सकती और क्रम ढूंढने में 2 महीने भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकता है। पहना सन्नाटा वहां पर छा गया। सारे मुंह फाड़े गोकुल खन्ना को ही देखे जा रहे थे। सबसे ज्यादा झुंझलाहट तो करीम लाला के चेहरे पर मौजूद थी। इसका मतलब तिजोरी खोलना तुम्हारी बस की बात नहीं। एक रास्ता है, वह क्या? वेल्डिंग का सामान यहाँ लाया जाए, उससे तिजोरी के दरवाजे को गलाकर। नहीं, देवराज चौहान ने बात काटी। अगर हमें ऐसा ही करना होता तो फिर हमें तुम्हारी क्या जरूरत थी? यह काम हम खुद भी कर सकते थे। गोकुल खन्ना ने आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। चाहते क्या हो? तुम तिजोरी खोलो। नहीं खोल सकते तो साफ साफ बता दो कि नहीं खोल सकते। शर्त के मुताबिक तुम्हारे हार मानने पर मैं तुमसे 40,000 का लेनदार हो जाता हूँ। उसकी फिक्र मत करो, 40,000 में नहीं लूंगा। तुम्हें तिजोरी खुली होनी मिलनी चाहिए। इसे हम वेल्डिंग की हीट से। यह ठीक कह रहा है। करीम लाला बीच में बोल पड़ा। मकसद तिजोरी में पड़े माल को वसूलने का है। तिजोरी को दरवाजे को गलाकर भी यह काम कर सकते हैं। देवराज चौहान ने तीखी निगाहों से करीम लाला को देखा। तुम अपनी जुबान बंद रखो। इस मामले में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम बात कर रहे हैं, हमें करने दो। करीम लाला का क्रोध से भरा चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। देवराज चौहान ने गोकुल खन्ना को देखा। स्पष्ट बताओ, तिजोरी को तुम खोल सकते हो या नहीं? सिगरेट सुलगाने के पश्चात कश लेकर उसने देवराज चौहान को देखा। खोल दूंगा। इस काम में महीने नहीं, दिन नहीं, घंटे लगने चाहिए। घंटे ही लगेंगे। 40 घंटों में खोल दूंगा। गोकुल खन्ना ने सोच भरे स्वर में कहा। लेकिन खुलने के बाद तिजोरी की हालत ऐसी हो जाएगी कि वह दोबारा काम की नहीं रहेगी। इसकी हमें परवाह नहीं, हमें सिर्फ तिजोरी खुली मिलनी चाहिए। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। वैसे तुम करना क्या चाहते हो? कष्ट लेकर क्षण भर ठिठक कर फिर बोला। सही क्रम पकड़ में आना कठिन है और गलत क्रम में ताले खोलने पर वह आखिर में जाकर पुनः बंद हो जाते हैं। तालों के लीवर मैं मेहनत से हटाता हूँ और फिर वह वापस अपनी जगह आ जाते हैं। गोकुल खन्ना ने पुनः कश लिया। अब मुझे करना यह होगा कि जिस ताले को खोलूं उसका लीवर कुछ इस तरह खराब कर दूं कि वह वापस अपनी जगह पर ना आ सके। ऐसा करने पर गलत क्रम से खोलने पर भी लीवर अपनी जगह पर वापस आकर तिजोरी को बंद रहने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। बात तुम्हारी समझ में आई, लेकिन तुम लीवरों को खराब कैसे करोगे? वह तो तिजोरी के दरवाजे पर बने छेदों के पीछे अदृश्य हैं। इसके लिए मुझे तिजोरी के तालों के मुताबिक ऐसा कोई औजार बनाना पड़ेगा जो की होल के भीतर जाकर लीवरों को बेकार कर सके, और यह काम मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तुम काम शुरू करो। अभी नहीं, अब मैं सोना चाहूंगा। कुछ घंटों की नींद लेने के पश्चात ही दोबारा तिजोरी पर लगूंगा। गोकुल खन्ना ने थकान भरे स्वर में कहा। यहीं अपनी नींद पूरी कर लो। एक बात और, मुझे यह पसंद नहीं कि जब मैं काम करूं तो तुम तीनों मेरे सिर पर सवार रहो। अब जब मैं काम करूं तो तीनों में से कोई एक मेरे करीब रह सकता है, वह भी तब जबकि बगल के कमरे में मौजूद इंसान ताका झांकी न करे। इन बातों से मुझे डिस्टर्बेंस होती है और काम में देर भी लगती है। मामूली बात है, तुम्हारे पास जगमोहन रहेगा। नहीं, मैं रहूंगा, करीम लाला बोला। तुम नहीं, जगमोहन रहेगा। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से उसे देखा। अपना यहाँ मौजूद रहना ज्यादा जरूरी समझते हो तो बगल वाले कमरे में रह सकते हो। अगले दिन 11:30 बजे गोकुल खन्ना की आंख खुली। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया और सिगरेट पीकर तिजोरी के करीब जम गया। उसके पास जगमोहन ही था। दूसरे कमरे में करीम लाला था। वह रात को भी यहीं सोया था। गोकुल खन्ना के कहने पर जगमोहन ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दरवाजा बंद करने पर करीम लाला ने टैं टैं की, किंतु जगमोहन ने उसकी टैं टैं की परवाह न की। यह साला हर बात पर कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, गोकुल खन्ना बड़बड़ाया। जगमोहन ने कोई जवाब न दिया। गोकुल खन्ना अपने काम में व्यस्त हो गया। गोकुल खन्ना ने पक्के लोहे के पतले लंबे तार को खास अंदाज में शेप दी। वह एक सख्त तार थी कि सरलता से मुड़ नहीं सकती थी,
तत्पश्चात वह तिजोरी का ताला खोलने में व्यस्त हो गया। हालांकि ताला पहले भी खोल चुका था, किंतु उसी ताले को खोलने में दोबारा भी उसे 1.5 घंटा लगा। फिर उसने खास अंदाज में शेप दी हुई तार उठाई और तिजोरी के लॉक के की होल में डाल दी। वह 3 जगह से इस तरह से मुड़ी हुई थी कि खास तरह से झटके देने पर वह रुक रुक भीतर प्रवेश कर गई। यह क्या कर रहे हो? बरबस ही जगमोहन पूछ पड़ा। भीतरी लॉक के लीवर को खराब कर रहा हूँ। तार छोड़कर गोकुल खन्ना ने सिगरेट सुलगाई ताकि गलत क्रम में खुलने पर लीवर अपनी जगह वापस आकर फिर लॉक न कर सके। जगमोहन चुप हो गया। सिगरेट समाप्त करके गोकुल खन्ना पुनः अपने काम में जुट गया। उसके दोनों हाथ की होल में गई तार पर थे और तिजोरी से कान सटाए धीरे धीरे की हिलाकर भीतरी आवाजों को सुनने का प्रयत्न कर रहा था। 10 मिनट के बाद उसने तार बाहर निकाली और नोक वाले प्लास से उसे थोड़ा और टेढ़ा किया। उसके बाद तार को फिर की होल में डाल दिया। पुनः तार हिलाते हुए तिजोरी से कान सटा लिए। 10 मिनट की चेष्टा के पश्चात तार कहीं फंस गई थी। गोकुल खन्ना की आंखों में चमक उत्पन्न हो गई। उसने धीरे धीरे तार को भीतर धक्का देना शुरू कर दिया। थोड़ी सी तार और भीतर हो गई, फिर रुक गई। उसने छोटी हथौड़ी उठाई और तार के बाहरी हिस्से पर आहिस्ता आहिस्ता चोटें मारने लगा। अगले ही पल भीतर से हल्की सी आवाज आई। तार अटकाव समाप्त हो गया। गोकुल खन्ना के होठों पर मुस्कान उभर आई। उसने तार बाहर निकाली और उत्साह भरी नजरों से जगमोहन को देखा। इस पहले लॉक का लीवर मैंने बेकार कर दिया है, अब यह बंद नहीं हो सकेगा। जगमोहन ने प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देखा, कहा कुछ नहीं। उसके जवाब का इंतजार किए बिना गोकुल खन्ना ने अपना ध्यान तिजोरी के दूसरे ताले पर केंद्रित कर दिया। रात के 2:30 बजे गोकुल खन्ना ने तिजोरी का 5वां और आखिरी ताला खोलकर उसका भी लीवर खराब कर दिया। देवराज चौहान सो गया। जगमोहन ने फौरन उसे नींद से जगाया। करीम लाला, जो अधलेटा सा था, उछलकर खड़ा हो गया। गोकुल खन्ना ने सबको देखकर सिगरेट सुलगाई। उसकी आंखों में नींद और थकावट भरी थी। लगातार मेहनत करने से हालत खस्ता हो चुकी थी। खोल इसे, सुट्टे ही मारता रहेगा, करीम लाला ने अधीरता से कहा। गोकुल खन्ना ने सिगरेट होठों में फंसाई और फिर तिजोरी के दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खोलने के अंदाज में खोला। नाकामयाबी हासिल हुई। तिजोरी का दरवाजा नहीं खुला। साला तोप बनता है, करीम लाला ने कड़वे स्वर में कहा। 2 रातें खराब कर दी और ड्रम की माफिक नजर आने वाली तिजोरी नहीं खोल सका। गोकुल खन्ना ने खा जाने वाली निगाहों से करीम लाला को निहारा। अपना चूहे जैसा मुंह बंद कर, इतनी बढ़िया तिजोरी को ड्रम कहता है? कहने के साथ ही गोकुल खन्ना ने सिगरेट का तगड़ा कस लिया। यह खुल क्यों नहीं रही? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में पूछा। मामूली सा लफड़ा रह गया है, गोकुल खन्ना ने मुस्कुराकर लापरवाही से कहा। 5 लॉकों में से किसी एक का लीवर पूरी तरह से खराब नहीं हुआ होगा, मैं अभी देखता हूँ। कोई कुछ न बोला। सिगरेट को आराम से समाप्त करके गोकुल खन्ना ने खास अंदाज में मुड़ी हुई तार संभाली, जिससे वह ताला खोलने के पश्चात तालों के लीवरों को बेकार कर रहा था। उसने बारी बारी तालों को चेक करना शुरू किया। चौथे ही मिनट एक ताले की तरफ उंगली उठाकर बता दिया कि इसका लीवर अटक रहा है। फिर उसका लीवर वह बेकार करने में जुट गया। वह लीवर टेढ़ा होने के कारण पूरी तरह से वापस फिट न हो सका था। बहरहाल 1.25 घंटे की मेहनत के बाद उसने लीवर को हटा दिया और तिजोरी खोल दी। भीतर अन्य कागजातों के साथ साथ 100 के नोटों की गड्डियों का ढेर लगा हुआ था। देवराज चौहान के होठों पर तसल्ली से भरी मुस्कान छा गई। तिजोरी खुल जाने से जगमोहन भी खुश था। करीम लाला तो आंखें फाड़े नोटों की गड्डियों को देखने में व्यस्त था, जबकि गोकुल खन्ना तिजोरी के तालों और लीवरों के भीतर सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा था। करीम लाला ने खुली तिजोरी में से नजर आ रही नोटों की गड्डियों की तरफ हाथ बढ़ाया तो जगमोहन ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। ऐसे नहीं, थोड़ी देर सब्र करो, अभी हिस्से हो जाते हैं। करीम लाला के चेहरे पर नाराजगी स्पष्ट उभरी दिखाई दी, किंतु उसने कहा कुछ नहीं। पीछे हटकर सिगरेट सुलगाने में व्यस्त हो गया। तूने मेरा 10,000 देना है, याद है? गोकुल खन्ना ने करीम लाला को देखा। याद है, याद है, करीम लाला ने मुंह बनाया। गोकुल खन्ना ने देवराज चौहान को देखा।
तुमने अपना हिस्सा पूरा मुझे देना है। शर्त के मुताबिक मैंने तिजोरी खोल दी है। मुझे शर्त याद है, चिंता मत करो, मेरा हिस्सा तुम्हारा हुआ। कल जब तिजोरी मुझसे नहीं खुली थी तो 40,000 तुम छोड़ रहे थे, इसलिए मैं तुमसे आधा हिस्सा लूंगा, आधा तुम्हारा। देवराज चौहान मुस्कुराया, सहमति से सिर हिला दिया। जगमोहन नोटों की गड्डियां निकालने में व्यस्त हो गया। तिजोरी में कुल 4.5 लाख रुपया निकला। सारे रुपए 100-100 की गड्डियों के रूप में थे। जगमोहन ने गड्डियों को बांटने का काम शुरू किया। करीम लाला गड्डियों को घूरे जा रहा था। देवराज चौहान की भावहीन निगाहें गड्डियों पर ही टिकी थी। गोकुल खन्ना सिगरेट की कश लेने में व्यस्त था। जगमोहन ने 5 हिस्से किए, 90-90 हजार के। पहले ही तय हुई बात के मुताबिक 2 हिस्से उसने अपने कब्जे में कर लिए। एक हिस्सा गोकुल खन्ना की तरफ, दूसरा करीम लाला की तरफ और तीसरा देवराज चौहान की तरफ बढ़ा दिया। करीम लाला ने तुरंत गड्डियां उठाकर अपनी जेब में ठूंसनी शुरू कर दी। यह देखकर शांत बैठा गोकुल खन्ना बोला, मेरे 10,000। करीम लाला ने खा जाने वाली निगाहों से गोकुल खन्ना को देखा, फिर क्रोध भरी मुद्रा में 100 की एक गड्डी उसकी तरफ उछाल दी। डूबी हुई रकम तुम कितने ही क्रोध में क्यों न दो, मैं हंसकर स्वीकार करूंगा। गोकुल खन्ना ने मुस्कुराते हुए करीम लाला द्वारा फेंकी गड्डी को अपने करीब सरका लिया। मेरे हिस्से में से भी आधा ले लो, देवराज चौहान ने कहा। यह काम तुम कर दो ना? गोकुल खन्ना ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। जगमोहन ने देवराज चौहान के हिस्से में से आधा यानी कि 45,000 रुपया गोकुल खन्ना के नोटों में शामिल कर दिया। यह हुई ना बात? गोकुल खन्ना खुशी भरे स्वर में हंसा। 2 रातों की मेहनत और 1,45,000 रुपया वसूल हो गया। 6 महीने की तो अब कोई चिंता नहीं, चैन से वक्त कटेगा। कहने के साथ ही उसने अपने औजार थैले में डाले, फिर नोटों की गड्डियां भी उसी में डाल ली। यह तिजोरी जिसकी है, उसका कहना था कि इसे कोई नहीं खोल सकता। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। एक बार इस तिजोरी को खोलने के लिए उसने तिजोरी खोलने वालों को ओपन चैलेंज दिया, किंतु वह सब नाकामयाब रहे। अब अगर तुम यह कहो कि उन तिजोरी खोलने वालों से तुम बड़े खलीफा हो, तो मैं नहीं मानता। गोकुल खन्ना ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं यह नहीं कहता कि मैं उन तिजोरी खोलने वालों से बड़ा खलीफा हूँ। दरअसल बात यह होगी कि तिजोरी के मालिकों ने यह शर्त भी साथ लगा रखी होगी कि खोलते समय तिजोरी खराब नहीं होनी चाहिए, और जब तक तिजोरी खोलने वालों को 5 तालों का क्रम न पता हो, तब तक तिजोरी सीधे ढंग से खुल नहीं सकती, और क्रम मालूम करने के लिए कम से कम 2-2.5 महीने का वक्त चाहिए, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि कामयाबी ही हासिल हो। मैंने तिजोरी खोली है, लीवरों को बेकार करके। तिजोरी को चालू हालत में लाने के लिए इसके लीवरों की पुनः मरम्मत करनी होगी। यह देखो, भीतर से किस तरह 5 तालों का संबंध आपस में है। इसका लॉक सिस्टम कमाल का है। 5 तालों के लीवरों के ऊपर एक और लीवर है। क्रमवार ताले न खोलने पर वह लीवर हरकत में आता है और खुल चुके लीवरों को वापस अपनी जगह भेज देता है, यानी कि ताले पुनः बंद हो जाते हैं। मुझे कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि मैं उन लीवरों को ही बेकार करता चला गया जो पुनः तालों को लॉक की स्थिति में ला देते थे। इसमें तनिक भी शक नहीं कि तुम कमाल के आदमी हो खन्ना। करीम लाला पहली बार मुस्कुराया। कोई और होता तुम्हारी जगह तो शायद वह तिजोरी न खोल पाता। जिस ढंग से मैंने लीवरों को बेकार किया है, वह 8 सैकड़ों में से एक को ही आता है करीम लाला। गोकुल खन्ना ने गंभीर भाव में सिर हिलाया। तिजोरी खोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, किंतु तिजोरियों की नब्ज जानने वाला कोई कोई होता है। इसी धंधे में मेरी पूरी जिंदगी बीत गई है। करीम लाला ने सिर हिलाया, फिर कहा, मैं तो अब चलूंगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।